अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। ईरान में बदतरीन महंगाई के खिलाफ अवाम 13 रोज से सरापा एहतजाज। झड़पों में 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद जान से गए। तेहरान का गैर मुल्की ताकतों को पुरतशद्दुद हवा देने का दावा। ट्रंप का मुजाहिरीन की आड़ में ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी। मुल्क की सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ईरानी आर्मी चीफ। अमेरिकी सदर का दिफाई बजट $1.5 खरब तक बढ़ाने और फौज को ड्रीम मिलिट्री बनाने का ऐलान। ग्रीनलैंड समेत कई ममालिक को धमकियां। क्या ट्रंप डॉक्ट्राइन खुद अमेरिका की सलामती के लिए खतरा है? वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सिंध के वजीर सईद गनी ने अजरक और सिंधी टोपी पेश की। वज़ीर आला अफरीदी का इतवार को बागे जना में कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में हौसला है तो कलदम, टीटीपी की खुलकर मुखालफत करे वजीर इत्तलात अता तारड़। और भारत का क्रिकेट से खिलवाड़ जारी। जो मुल्क एक खिलाड़ी की हिफाजत नहीं कर सकता, वो T20 वर्ल्ड कप की तमाम टीमों की हिफाजत का बंदोबस्त कैसे करेगा? ईरान में बदतरीन महंगाई के खिलाफ अवाम 13 रोज से सड़कों पर हैं, जहां मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पों में अब तक 45 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों के दौरान 1200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया और 28 दिसंबर से शुरू होने वाले एहतजाज का दायरा दारुल हुकूमत तेहरान समेत 31 सूबों तक पहुंच चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा शहर और कस्बे शामिल हैं, जहां दिन रात की तशखीस किए बगैर मुजाहिरीन महंगाई, अवाम और हुकूमत और ईरानी क़यादत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने शाहजंद में गवर्नर ऑफिस की इमारत और पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लेस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग भी की गई। बदतरीन मुजाहिरों की वजह से इंटरनेट सर्विस बंद है। ईरान में होने वाले एहतजाज के हवाले से सोशल मीडिया पर भी इमेजेस और वीडियोस की भरमार है, ताहम इस हवाले से मुतालिक मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे हैं। उधर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वाज़ेह हुक्म दिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और इस हवाले से पुरअमन मुजाहिरीन और मुसल्लह शरपसंदों के दरमियान फ़र्क को मद्देनजर रखा जाए। जबकि काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए ईरानी नायब सदर का कहना था कि जो अफराद असलहा, चाकू और दीगर हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन और फौजी तनसीबात पर हमले कर रहे हैं, वो शरपसंद अनासिर हैं। रियासी इदारों और अवामी सलामती को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उधर ईरान की बिगड़ती दाखिली सूरत हाल पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान को धमकी दी है कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ इकदाम करने से बाज ना आया तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें, उन्हें ईरानियों से इत्तेहाद को बरकरार रखने की ताकीद की। जबकि ईरान के आर्मी चीफ का कहना था कि ईरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की मुबैना हमायत पर खामोश नहीं रहेगा और मुल्क की सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका के साबिक वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो, जो डोनाल्ड ट्रंप की पहले इंतजामिया में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने जुमेरात को फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और कहा कि अमेरिका ईरानी अवाम के मुजाहिरों की हर मुमकिन तरीके से हिमायत करेगा। जबकि ईरान के अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी ने मुजाहिरीन को बहादुर हमवतन करार देते हुए कहा कि जुमेरात की रात लाखों ईरानियों ने अपनी आज़ादी का मुतालबा किया। उन्होंने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें ईरानी निज़ाम को जवाबदेह ठहराया और यूरोपीय रहनुमाओं से भी ऐसा करने का मुतालबा किया। एक तरफ अमेरिका ईरान, ग्रीनलैंड, कोलंबिया और क्यूबा पर हमले की धमकियां दे रहा है और दूसरी तरफ ड्रामाई अंदाज में अगवा किए जाने वाले वेनेजुएलियन सदर निकोलस मदोरो की अदालती समाअत 17 मार्च को होगी। लेकिन इससे पहले सदर ट्रंप के लिए मुश्किलात यूं पैदा हो गई हैं क्योंकि वेनेजुएला में मजीद फौजी इकदाम के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेना होगी। इस हवाले से पेशरफ्त यह हुई है कि अमेरिकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकने के लिए पेश की गई करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली है। 52 सेनेटर्स ने करारदाद के हक में और 47 ने मुखालफत में वोट दिया है। और दिलचस्प अमर यह है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 सेनेटर्स ने भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हुए डेमोक्रेट्स का साथ दिया है और इस पेशरफ्त को ट्रंप इंतजामिया के लिए एक वाज़ेह सियासी धचका करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप बाजिद हैं कि वो वेनेजुएला को अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलाएंगे और वेनेजुएला अपने तेल की आमदनी से सिर्फ अमेरिकी मसनूआत खरीदेगा। और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि वो दुनिया के तमाम ममालिक पर अमेरिकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखते हैं। अमेरिका वाहिद कौम है जिससे चीन और रूस डरते हैं।
सदर ट्रंप एक तरफ आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों को निशाना बना रहे हैं, दिफाई बजट $1.5 खरब तक बढ़ाने और अमेरिकी फौज को ड्रीम मिलिट्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं। वहां चीन और ताइवान के मामले पर भी वो बयान देते हैं कि ताइवान पर चीन की कार्रवाई से वो खुश नहीं होंगे। सदर ट्रंप की इसी पॉलिसी पर फ्रांसीसी सदर का कहना है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों से दूर होता जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर बहुत शुक्रिया कसूरी साहब वक्त देने के लिए। कसूरी साहब, सूरत हाल तो डेवलप हो रही है और इस डेवलपिंग सूरत हाल में कोई एक चैप्टर अब नहीं है। वेनेजुएला तक बात रुकी नहीं, ईरान का चैप्टर दोबारा शुरू हो गया, 13वां दिन है वहाँ एहतजाज का। तकरीबन 100 शहरों और कस्बों में कुल मिला के ये एहतजाज फैल चुका है और ट्रंप स्ट्रीट लिखा गया अवाम की जानिब से, कासिम सुलेमानी के मुजस्मे तक तोड़े गए। इस तरह के हालात बन रहे हैं। मुस्तकबिल ईरान का क्या देख रहे हैं, अगर यहीं से शुरू करें तो? जी आप ज़रूर शुरू कर दें, लेकिन वेनेजुएला की भी बात आप सेटल्ड ना समझें, वो बाद में बात करेंगे अगर आप पूछेंगे, क्योंकि वेनेजुएला एक इनहेरिटर है बोलीवारन रेवोल्यूशन का, और उसमें क्या होगा अभी सरदस्त अमेरिकन थिंकर्स भी क्लियर नहीं है। हाँ, काज आप ईरान पे आ जाए, देखिए जो कंपैरिजन हो रहा है ईरान का वेनेजुएला का, और कोई ग्रीनलैंड का जिक्र करता है, ये सारी मुख्तलिफ सूरत हाल है, जौहरी तब्दीली या जौहरी तौर पर मुख्तलिफ है। हाँ, अब ईरान की बात आए, ईरान में देखिए मैं इस पोजीशन में नहीं ना मैं होना चाहता हूँ, क्योंकि ईरान एक बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है और हर दौर में हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। जब शाह ईरान की हुकूमत थी तब भी अच्छे थे, फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद फिर भी अच्छे रहे हैं। मैंने ख़ुद डील किया है ईरान की हुकूमत के साथ अपने दौर में, और मुझे पता है कितने हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब ईरान के अंदर जो हो रहा है उसकी जो इंटरनेशनल प्रोजेक्शन है उसके ऊपर तो मैं टोटली बेस नहीं कर सकता। हाँ, ये अगर हम अस्यूम कर लें कि मुख्तलिफ ज़राए से एक ही ख़बर आ रही है, फिर दूसरी बात है कि ईरान में किस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एक ख़ातून की मर्ग के बाद जो कि वफ़ात पा चुकी थी, एक अर्लियर डेमोन्स्ट्रेशन में जो ख़वातीन के राइट्स और ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में था, वो 6 महीने चला था और उसके बाद वो किसी तरह मुश्किल से कंट्रोल में आया। उसके बाद ये जो अमेरिका ने हमला किया, इज़राइल ने हमला किया, तो एक रेजिस्टेंस की स्पिरिट भी बिल्ड हुई और बहुत ज़्यादा, और उसमें एक नेशनलिस्ट ईरानियन रेजीम ने नेशनलिज्म को यूज़ किया उस वक्त लोगों को इकट्ठा करने के लिए। अब ये जो दोबारा डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, ये डिपेंड करता है कि इनकी प्रोजेक्शन अगर वाकई सही है, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, इतने ही शहरों में हो रहे हैं जैसे आप ख़ुद फरमा रहे थे, तो मेरा कहना उसमें यह है कि ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। पाकिस्तान को इसकी बड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा, हमारे बॉर्डर पे मुल्क है, और अगर यहाँ केओस होता है तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान से ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, और ईरान जो हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात हैं, मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है वहाँ ये ठीक है कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अच्छे खासा पब्लिक ओपिनियन है, और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी वजह से भी ये काबिल फ़हम है। लेकिन ये समझ लेना कि जनाब आएगा कोई कब्ज़ा कर लेगा, वो वेनेजुएला वाली पोजीशन ईरान में बिल्कुल नहीं। यहाँ तो अगर जब तक ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ना हो, आप तो ईरान की बात कर रहे हैं, मैं तो वेनेजुएला की बात करता हूँ। वेनेजुएला में अमेरिकन ट्रुप्स नहीं है ग्राउंड पे, क्यों? कोई तो वजह होगी ना। उन्होंने अफ़गानिस्तान इराक़ से कुछ सबक सीखा है लग रहा है, उन्होंने अपने ट्रुप्स नहीं भेजे अभी, और वहाँ भी वेनेजुएला में भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि प्रेसिडेंट जिनको इन्होंने पकड़ा है उनके ख़िलाफ़ काफ़ी रिजेंटमेंट थी, और ये भी ख्याल था कि पिछला इलेक्शन उन्होंने रिग किया है, और जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था मचाडो, उनका जो भी पहला नाम है, वो शायद इलेक्शन जीती थी। लेकिन ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि वहाँ भी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि बोलीवारन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, जो रेजिस्ट करना चाहती हैं। होगा या नहीं आज का वो सवाल नहीं, आज ईरान सवाल है। तो एक चीज़ तो मैं पेशन गोई कर सकता हूँ
कि अगर इस किस्म की चीज़ इज़राइल ने या अमेरिका ने की तो बड़ी सख्त इस एरिया में केओस होगा, पूरे इलाके में केओस होगा और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और ये आसानी से नहीं मामला सेटल होगा। अच्छा कसूरी साहब, क्या ये अमेरिका ठीक, अपने आप ट्रूप्स बिल्कुल सही भेजेगा? फरमा रहे कतन हैं। नहीं। मैं सवाल मैं जानना सर ये चाह रहा हूँ कि वहाँ तो वो कोई रेजिस्टेंस नहीं उन्हें कुछ भी करने से पहले, इससे पहले ईरान पे वो हमला भी कर चुके, फर्दू की जो सूरत हाल बनी वो भी आपके सामने रही। अब वहाँ अवाम जो हैं वो अगर बाहर निकले हैं तो जाहिर बात है क्योस लाजमी होगा। उन्होंने वेनेजुएला वाले मामले में, रशिया वाले मामले में जो उनके ऑयल को लेकर जाने वाले जहाज़ों को, अपने जहाज़ को कब्जे में रखा, अभी तक उनके कब्जे में है, वो सूरत हाल भी आपके सामने है। तो वहाँ तो, और वो फिर टैक्सेस बढ़ाने वाले मामले में आगे जा रहे हैं, टैरिफ वाले मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ 500% आगे बढ़ रहे हैं रशिया समेत। इन सारे सिनेरियोज को फिर आप कोई रोकने वाली तो ऐसी फोर्स है नहीं जो उन्हें रोके। जी हाँ, आपने सही वाक़यात की निशानदही की है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो तो जौहरी तौर पर मुख्तलिफ है। जैसे अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं था, जिसको अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ एक ही है, रैग टैग मिलिशियाज, जिनके हाथ में कुछ नहीं था लेकिन वो समझते थे उनके पीछे ईमानी क़ुव्वत है, उन्होंने अमेरिका को कंपेल कर दिया निकलने के लिए। उससे कोई अग्री करे या ना करे वो आज वो मौजू नहीं है। लेकिन ये बात है, इराक़ में क्या हुआ, उनकी इंटरवेंशन के नतीजे में इस्लामिक स्टेट निकली। ज़्यादा तो इराक़ियों का और मुसलमानों का नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका का भी ब्लड एंड ट्रेजर वहाँ खर्च हुआ और ख़्याल ये था कि उन्होंने को सबक सीखा है। सबक शायद ये सीखा है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड्स पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज़ में बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन है। इज़राइल की में इतनी ना तो पॉपुलेशन है, ना उनकी इतनी बड़ी फ़ौज है, ना उनका बॉर्डर मिलता है कि वो फ़लस्तीन वाला या गाज़ा वाली कहानी नहीं है। ईरान ने तो पिछली दफ़ा भी इज़राइल को भी सबक सिखाया था, इसलिए ये आसानी से होने वाला चीज़ नहीं है। इसमें जो तरीका ये तो मैं मान सकता हूँ कि इंटरनेशनल प्रोजेक्शन मिले, हिम्मत बढ़ाई जाए और चीज़ें हो, और इनको शायद कुछ ना कुछ कामयाबी हो, कुछ नेगोशिएशंस हो, गवर्नमेंट कुछ ले कुछ दे। जो भी इसका नतीजा होगा, हमें एज पाकिस्तानीज़ बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। हमें कुछ एक तरफ भागने की ज़रूरत नहीं, आराम से सिचुएशन वॉच करें और हमें कोई साइड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात एक मुख्तलिफ नौइयत के हैं। चाहे वो शाह ईरान की हुकूमत थी, बड़े करीबी थे, मुझे पता है, इनके साथ भी बड़े करीबी थे। इन्होंने मुझे ख़ुद अप्रोच किया, लारीजानी साहब जो आज सेक्रेटरी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, मेरे ऑफिस में आए, 4 घंटे मेरे साथ बैठे रहे कि जी आइए बैठ के अमेरिका को हम एक जॉइंट मेमोरेंडम बनाते हैं। वो बनाया, मैं लेके गया अमेरिका। कॉन्डोलीज़ा राइस मुझे इनके लिए पैगाम भेज रही थी ईरानियों के लिए। ईरानी समझते थे कि पाकिस्तान ही उनके लिए बेस्ट तरीका है, अमेरिका भी ये समझता था कि बेस्ट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की एक स्पेशल पोजीशन है विद रेफरेंस टू ईरान, और हमें बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत है। मैं किसी प्रेडिक्शन गेम में पढ़ना नहीं चाहता, ना मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके सामने एनालाइज करने की कोशिश की है, चाहे उन्होंने 2 टैंकर पकड़ लिए या 25, उसका ईरान की सिचुएशन पे कोई असर नहीं है। कसूरी साहब, ये बात स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी जब अमेरिका और इजराइल ने कहा था कि हम वहाँ रजीम चेंज करने जा रहे हैं। अब वहाँ वो इन सारे मामलों के बाद, सैंक्शंस के बाद, हमलों के बाद, फर्दू के बाद, सारे मामलों के बाद, अब जब अवाम वहाँ जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ जो रज़ा पहलवी हैं वो अवाम से कहते हैं कि आप और ज़्यादा एहतजाज कीजिए। अब खुदा न खास्ता किसी लम्हे बैकफुट पे क़यादत जाती है ईरान की और लोगों को कहती है जी ठीक है आप डिसाइड कीजिए, और कुछ नया सेटअप तरतीब पाता है, फ़र्ज़ करें तो बात तो वही हुई जिसे अमेरिका ने और इजराइल ने पहले दिन कहा था कि वहाँ रजीम चेंज करना है। तो इस नज़रिए को फिर आप किस नज़र से देखते हैं? फ़र्क बहुत है, जौहरी फ़र्क है। अमेरिकन ट्रूप्स की वजह या इजरायली ट्रूप्स की वजह से ईरान में तब्दीली नहीं आएगी। अगर तब्दीली आएगी ऑन ग्राउंड तो जो पब्लिक चाहती है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। वो ग्राउंड पे जब आयतुल्लाह खुमैनी आए हैं, किसी को वहमो गुमान भी नहीं था, ना पाकिस्तान की हुकूमत को। मैं तो खुद शाह ईरान को, एक बड़ा मैं नौजवान था, एयर मार्शल असगर खान साहब के साथ मिलने गया था।
उस वक्त ख्याल था एयर मार्शल असगर खान फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। हमारी 3 घंटे रजा शाह पहलवी से मुलाकात हुई। वहमो गुमान नहीं था कि वो कुछ महीने के बाद उनका नामो निशान नहीं रहेगा ईरान में, क्योंकि पब्लिक बाहर निकल आई। खुमैनी साहब का नाम बड़े कम लोग जानते थे, फिर हर जगह खुमैनी खुमैनी होने लगा। लोगों ने एक रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुकात पुरानी हुकूमत से अच्छे थे, लेकिन हम उनके नेबर्स हैं। हमें एक्सेप्ट किया कि जी ये ईरान की आवाम की ख्वाहिश है। हम कौन हैं, ना 3 में ना 13 में। हमारा एक ही रोल है कि हम जो ईरान में सिचुएशन ऑन ग्राउंड होगी, वो आपस में जो फैसला करेंगे वो ईरानी सिटीजन्स का काम है, ईरान के शहरियों का काम है। वो मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रुप्स से चेंज की जाएगी। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि जो फोर्सेस मुखालिफ हैं मौजूदा हुकूमत के, उनको हर किस्म की सपोर्ट हो सकता है पहुंचाई जा रही हो। इस पे मैं एक कयास कर सकता हूँ। लेकिन ये कहना कि जी वो यहाँ ये हो गया, उनके 2 टैंकर पकड़े गए, ये कर दिया, वो ईरान में तो रेजिस्टेंस होगी, लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, किसी ने भागना नहीं वहाँ से ना आसानी से। लास्ट टाइम तो उनके जो रहबर है किडनैप नहीं हुए थे। हालांकि इजरायली इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने टॉप के इंजीनियर्स और उनके जर्नलों को कत्ल किया, और उससे अब मज़ीद सीख गए होंगे ईरानी कि किस तरह अपनी लीडरशिप को उन्होंने छुपाना है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, खुदा ना करे उस किस्म का खून खराबा हो जिसका मुझे शक है। कोई वेनेजुएला टाइप सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, और वेनेजुएला में भी मैं क्लियर नहीं हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा क्या वह रेजिस्टेंस बढ़ेगी या इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेट्स वॉच द सिचुएशन एज इट डेवलप्स। बहुत शुक्रिया जी खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान सियासत की अगर बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला अफरीदी को अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के दौरे में सबसे अहम मसरूफियात एतवार 11 जनवरी को बागे जना का जलसा है, जिसकी सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे रखी है। इसके अलावा वज़ीर आला अफरीदी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात भी करेंगे, और स्ट्रीट मूवमेंट के साथ साथ वो ज़िला जनूबी मलीर और कुरंगी में जेल असीरान से भी मिलेंगे, और हफ्ते को रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। दूसरी तरफ मुज़ाकरात का मामला बदस्तूर लटका हुआ है, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज केपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक गैरतमंद, बहादुर और बावकार अवाम के हामिल सूबे पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसकी सोच महदूद और रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में हौसला है तो कालदम टीटीपी की खुलकर मुखालफत करे। पीटीआई ने टीटीपी से हमले ना करने का इस्तिस्ना लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जिनके जहन बहुत छोटे हैं। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है। जहां पे टीटीपी की बारी आती है तो वहां पे आप बैठ जाते हैं झाग की तरह। तुम्हारी जबान फरावानी के साथ चलती है और फर चलती है, मगर जब तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाह गाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। इनका लीडर कहता था दहशत गर्दों को शहीद। पाक फौज के किसी जवान के लिए, किसी मेजर अदनान के लिए, किसी लांस नायक महफूज के लिए कभी आपको एक लफ्ज उनके अकाउंट से वो नजर नहीं आएगा। पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस किस्म की बात कर रहे हैं कि पीटीआई ये बताए कि वो हमारे साथ हैं या दहशत गर्दों के साथ हैं। अगर ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमसे बात करें, तो वो भी उसके ऊपर भी जो है किया जा सकता है गौर, लेकिन उसके लिए जो शर्त ये है कि कम से कम ये तो अपना एटीट्यूड तो चेंज करें। मैंने तो अर्ज की है कि हम बैठने के पे भी बातचीत कर लेते हैं, बैठने में कोई हमें कोई आर नहीं, लेकिन ये तो बताएं ये किस साइड पे हैं। दे आर आइदर विद अस और विद द टेररिस्ट। तरीके साहब की क़यादत ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने दहशत गर्दों के सहूलतकार होने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा था कि हमें एक मेज़ पर बैठना होगा, लेकिन बानी को कैद में रखकर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी की हैसियत से, इसकी लीडरशिप ने और केपीके की हुकूमत ने हमेशा से दहशतगर्दी की हर फॉर्म में मजम्मत की है। ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत केपीके में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और इदारों के दरमियान खलीज बिल्कुल
जहर कातिल है, ये नहीं होनी चाहिए। पीटीआई इस वक्त वो बड़ी जमात है, वो अवाम की आवाज है जो इस खलीज को पाट कर सकती है, इस खलीज को खत्म कर सकती है। तो हम एक कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो आइंदा 5 साल 10 साल चले। हम तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम अपने सूबे में अमन चाहते हैं। हम हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम समझते हैं, जिसमें एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात की गई है कि तमाम पॉलिसी में वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बली को एतमाद, सूबाई हुकूमत नहीं, सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर फैसले करे। आज बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर ने भी मुज़ाकरात के लिए बानी से मुज़ाकरात और इनकी रहाई पर जोर दिया है। ताहम पार्टी के चेयरमैन ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात अभी डेड एंड की तरफ चले गए हैं। हमारा ये आगाज़ इस चीज़ से होना चाहिए कि कोई भी मुज़ाकरात जो हैं, कोई भी जो बातचीत है वो उस वक्त तक नहीं शुरू हो सकती जब तक इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना कराई जाए। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अगर बैनुल-अक़वामी दुनिया में देखें, आप वो देखें जो वेनेज़ुएला में हो रहा है, आप वो देखें जो यूरोप में हो रहा है, आप वो देखें जो गाज़ा में हो रहा है, आप वो देखें जो कश्मीर में हो रहा है, आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत की और हर मुल्क की सॉवरेनिटी की शदीद ज़रूरत है। तहरीके तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत भी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर में है और गुज़श्ता रोज़ ज़मान पार्क पहुँचने पर तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क बंद करेंगे, फिर मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पैगाम में कहा कि आएँ हमारे साथ मिलकर दोबारा वोट को इज़्ज़त दो के नारे को तक़वियत देते हैं। हम लाहौर आए हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते। हम जीटी रोड से आए, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब इस जीटी रोड से सफर तय किया था और हर जगह तकरीर की थी कि वोट को इज्जत दो। हम मोहतरम नवाज शरीफ से, उसके खानवादे से उस पुराने स्लोगन के लिए आए हैं। आए गलतियाँ होती हैं लोगों से, मुज़ाकरात होंगे जब आप 10 और 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद कर देंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से बार बार कह रही है कि इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को फ्री हैंड दे रखा है। नेशनल डायलॉग कमेटी भी सियासी जमूत खत्म करने की कोशिश कर रही है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के अलावा नवाज शरीफ को भी आगे आने का कह रही है, लेकिन लगता है कि पीटीआई कुछ मुख्तलिफ सोच रही है। जबकि एक खबर के मुताबिक पीटीआई के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी की हिदायत के मुताबिक वो मुक़्तदरा के साथ राबतों और सहूलतकारी में मसरूफ़ हैं और वो चाहते हैं कि बानी और इनकी अहलिया रिहा हों। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के हवाले से बदएतमादी ख़त्म हो रही है और ना ही एतमाद बहाल करने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे में हालात बेहतर कैसे होंगे? इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर शुक्रिया आबिद भाई वक्त देने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि क्या मुज़ाकरात का आप क्या देख रहे हैं? वो वहाँ ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है वहाँ की कि हमारे साथ आप बैठिए, बैठ के कुछ डिस्कशन कीजिए, बात आगे बढ़ाइए, हमें सिर्फ पॉलिसी पे एतराज़ है, ऑपरेशन पे कोई एतराज़ नहीं है, डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। प्रेशर भी उन्होंने किए इस पर। मुज़ाकरात वाली बात पे भी आते हैं, तो क्या टेक है सर? उनको लूप में लेके साथ लेके क्यों नहीं चल रहे? गवर्नमेंट ने तो सर साथ लेके चलना होता है। आबिद भाई देखिए जी, बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना जो काम है वो गवर्नमेंट करती है कि उनको ऑन बोर्ड रहें। सूबे में अमन व आमा के लिए केपी को, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड माजी में भी रखा गया। ये पिछले 15 साल से केपी के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। अभी इनको यही नहीं पता कि इनके इलाकाई मसाइल क्या हैं। जो दहशतगर्दी को प्रमोट किया गया, जो दहशतगर्दों को सूबे में दाखिल करवा कर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई गई, फिर मुसल्लह अफवाज के ऊपर जो हमले हुए, ये तमाम वो खामियां हैं जो माजी में पीटीआई की गवर्नमेंट दोहराती रही। तालिबान के साथ गुड तालिबान, बैड तालिबान। दहशतगर्द जो होते हैं वो गुड बैड नहीं होते, वो आपकी कौम के दुश्मन होते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो उसमें गुड और बैड, जो तालिबान हमला करता है पाकिस्तान में, जो हमारे वो अफवाज के लोग शहीद होते हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम सुकून की नींद कर सोते हैं, पीछे इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि ऊपर से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हुकूमत इनकी बैठी है, ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो क्या हमला जब हो जाता है तो इनसे पहले पूछते फिरें कि यार हमला हुआ है,
अब क्या करना चाहिए, तो ये इनकी प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे। पिछले 17 साल में जो हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनी थी उसके मुताबिक इनको पैसे दिए गए, उनके मुताबिक इन्होंने CTD बनानी थी सूबे में अपने अमन का। इन्होंने किया क्या है, कौन से ऐसे मेजरमेंट लिए हैं? आप पाकिस्तान की कौम जानना चाहती है कि हुकूमत KP से कि स्वाए मोटरवे पेशावर के टूल प्लाजा से लेकर कैदी नंबर 804 जो चोर है जिसको सज़ा याफ्ता है अडयाला जेल, और ये बंदरों की तरह उछल कूद करते हैं, कभी पंजाब असेंबली में घुस जाते हैं, कभी सिंध के दौरे कर रहे हैं। भाई आप अपने सूबे में देखें क्या हो रहा है। आप सीरियस ही नहीं है कि सूबे के लोगों को अमनो अमान दें। 5 बजे के बाद आप KP के अंदर कहीं जगह पे नहीं निकल सकते, लोगों को भत्ते देने पड़ते हैं, लोगों वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, लोगों की फैमिली को थ्रेट्स आते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब? कभी पंजाब हुकूमत के वहाँ पर साजिशें करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इनको मीडिया की पजीराई मिले, कभी सिंध जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर? क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? आबिद शेर अली साहब, वो आप जब मिलने नहीं देते उनके लीडर से, उनको मिलने नहीं देते, तो वो फिर कभी लाहौर आते हैं, कभी अभी कराची पहुंचे हैं आज, तो वो आप मुलाकात करवाएं, वहां से पता चले उन्होंने किस तरह गवर्नमेंट चलानी है। सुप्रीम लीडर हैं, उनके बानी हैं, वो जेल में बैठे हैं, आप मुलाकात करवा दें, इसमें क्या मसला है भाई? जी प्लीज भाई, उसको तो मुल्क चलाने के लिए भी दिया गया था। वो तो कहता था मुझे तो यही नहीं पता चला कि सर्कुलर डेट होता क्या है, उसको तो यही नहीं पता था मामला चलते कैसे हुकूमत के। वो तो बड़ी बातें करता था, दबंग किस्म की बातें, तो मैं पाकिस्तान में इनकलाब ले आऊँगा, वो बुजदार ले आया, वो पाकिस्तान को बिलियन ट्रीज देना चाहता था, वहाँ पे आपने उजाड़ कर दिया। आबिद भाई, आप लोग कदम दिमाग की जल्दी में थे, उन्हें चल पूरा टेन्योर करने देते, कुछ टाइम तो रह गया था, आराम से फिर इलेक्शन में चले जाते, बहुत सारे मसाइल फिर हुए। मेरे भाई देखें, ये हमारा जमहूरी हक है। इन्होंने तो जहाज़ में बैठकर जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर साजिश करके मुस्लिम लीग नून को हरवाया। उसके बाद इक़्तिदार में आया, भाई जजेस तुम्हारे साथ हैं, फौज तुम्हारे साथ है, पाकिस्तान के तुम्हारे तमाम अदारे तुम्हारे साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, हम आपके साथ हैं। ये कहता है जी कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ का AC उतरवा दूंगा, मैं नवाज शरीफ को जेल में बंद। इसकी सियासत तो सुबह शाम नवाज शरीफ के गिर्द घूमती थी, पाकिस्तान के गिर्द कभी इनकी सियासत घूमी नहीं है। अब कौन सी ये सूबे की सियासत कर रहे हैं, कौन सी पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं? ये सुबह उठते हैं इमरान खान को मिलने दें। ओ भाई, आप सूबे के लोगों में आप अमन कायम करें, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, लोगों को सेहत की सहूलतें दें, वहाँ आप जाएँ KP के अंदर। और भाई मैं कौन होता हूँ इमरान खान से ना मुलाकात करने वाला? ये तो KP की हुकूमत, ये PTI की हुकूमत। मैं अपनी जो अहलिया थी उसकी वफ़ात पर मुझसे पूछे मेरे दिल पे क्या गुजरी, मुझे उसकी जनाजे को अटेंड करने नहीं दिया। हमारे इन्होंने घर मस्मार कर दिए, हमारे इन्होंने कारोबारों को मस्मार कर दिया, हमारे इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया, इन्होंने लोगों के ऊपर पर्चे कराए, इन्होंने मंशियात के केस कराए, इन्होंने एहसन इकबाल, सारी हमारी टीम को इन्होंने अंदर किया। अब यही गिला तहरीक इंसाफ कर रही है। आबिद भाई, आपकी गवर्नमेंट है और यही आपकी पंजाब में भी हुकूमत है, फेडरल में भी हुकूमत है, आपसे ये गिला कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने, सेम बातें कर रहे हैं वो भी। मेरा अर्ज सुन लें। क्या आपने या मैंने इनको मशवरा दिया था कि 9 मई का वाक़या करें? क्या मैंने इनको कहा था कि आप जब हमने अदम एतमाद की थे कि पंजाब हुकूमत छोड़ दें? क्या ये गलती है तो इन्होंने? क्या मैंने इनको कहा था कि साइफर का झूठा नारा लगा दें आप और मुल्क की सॉवरेनिटी को ब्रीच कर दें आप? मैंने और आपने तो इनको ये काम नहीं किया, ये तो खुद इनके किए धरती हैं। मैं ये इनका खुद किया धरा है, ये जो भुगत रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक तरफ आपके मुल्क के अंदर बाहर और अंदर दोनों मामलात इनकी वजह से ख़राब हुए। मुआशी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई और जो रियासती दहशतगर्दी हुई और जो मुल्क के अंदर अमन व अमामा की सूरत हाल को ख़राब किया गया। आप सीरियस कब होंगे? आप मुझे बताएं कि ये चीफ मिनिस्टर का कैलिबर है कि पंजाब असेंबली में जाके गुलगुबाड़ा करे? भाई आप मुकदमा आप आना चाह रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह जाएँ आएँ, एक तरीक़ाकार है।
क्या उसका फिर custodian मुज़ाकरात का क्या speaker है। आप देखते हैं? आप क्योंकि मेहमान राणा बन साहब के ने तो कह दिया, राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि 5 सर- बड़े बैठेंगे, वो तो कैसे पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएं और जरदारी साहब भी साथ हों, और बाकी तो बात की बात है ना। तो सर- इसमें फिर क्या सर- आपका देखते सर, क्या है मेरी बात मुज़ाकरात का? मेरी देखिए, मुज़ाकरात हमेशा पॉलिटिकल लोगों से होते हैं और होने चाहिए। पार्लियामान का फोरम इसके अंदर मौजूद है। दहशत गर्दों के सहूलतकारों से मुज़ाकरात नहीं होते। हमने कभी भी मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार नहीं की। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मुआशी इस्तेकाम के लिए हम तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आप अनकंडीशनली बैठें, आप पाकिस्तान की पहले सलामती और अमरनामा की बात करें। आपके यूट्यूबर्स, आपका सोशल मीडिया, आपकी जमात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को टारगेट कर रही है। ये चाह रहे हैं कि फ़ौरन एजेंडा है कि जब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अदारे वीक नहीं होंगे तो ये जैसे इराक़ के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, यूक्रेन के अंदर तमाम एरियाज़ को जिस तरह मफलूज करके कब्ज़ा किया गया, एक अफरा तफरी फैलाई गई, आज तक वो लोग सीधे नहीं हो रहे। तो ये पाकिस्तान ना तो इराक़ बनेगा, पाकिस्तान ना तो अल्लाह के फजल से यमन बनेगा, पाकिस्तान। अच्छा, डीजी साहब से भी बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है आज अल्लाह के आबिद फजल भाई, व करम से। DGISPR से भी ये सवाल किया गया था। मैं आपसे भी जानना यही चाह रहा हूँ कि फ़कत इमरान खान को कहते हैं जी कि उन्होंने तालिबान को सेटल करने के लिए ऑन द रिकॉर्ड आए और कहा कि भाई बसाना था, हमें ये करना था। जो पॉलिसी थी उस वक्त और जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी जनरल बाजवा साहब की, जनरल फैज़ की, उसके बारे में आप लोग बात बिल्कुल नहीं करते, ना डिस्कशन में लाते हैं। मुशर्रफ ट्रायल तो आपने शुरू कर दिया था, लेकिन ये बात करते हुए आप कतराते हैं बहुत ज़्यादा। देखें, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जनरल फैज़ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हुआ, ये तो उनका प्रोगेटिव है, उनका एक तरीक़ाकार है। अपने वो जो एक डिसिप्लिन के तहत वो अदारा काम करता है, तो उनके मामलात में हमारी दखल अंदाजी ना तो है ना होनी चाहिए। वो उनका एक अपना पाकिस्तान का रियासती अदारा है। जब वो समझते हैं कि जिसने कोई इन्वॉल्वमेंट की है तो उसकी सज़ा और भी बड़े से लोगों से, बहुत से लोगों के जो फ़ौज से रिलेटेड है, उनके ट्रायल हुए, कोई मीडिया पे आगे कोई नहीं आए तो उन्होंने सज़ाएं दी। तो ये तो उनका काम है। तो जो हमारे अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें रियासत को मजबूत करने के लिए आप वो देखें ना जी, इश्क इमरान खान भी होता रहेगा। आपका वो लीडर, आप जो मर्जी करें, हम कौन होते हैं कहने वाले। हमने तो नहीं कहा था कि आप तोशाखाना के केसेस में फंसे, हमने तो नहीं कहा था आप 180 मिलियन पाउंड आप रियासत का उड़ा के दे दें, अरबों खरबों रुपया। हमने तो नहीं कहा था कि वो लेटर आप बंद करके आप अपनी कैबिनेट से उसकी अप्रूवल ले लें। हमने तो ये मशवरे नहीं दिए, ना आपने दिए। तो वो आपने किए कि सज़ा वो जाने, अदालतें जाने। जो पॉलिटिकल इनकी पार्टी है, जो नेशनल असेंबली के अंदर बैठी हुई है, बैठे हैं, उनसे हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। हमने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए। नहीं, वो करप्शन के केसेस तो आबिद भाई, आप लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो सब पे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस बन रहे होते हैं, तो वो सारे ठीक होते हैं, फिर वो दुरुस्त होते हैं। वो आप फिर बता रहे होते हैं कि पॉलिटिकल केसेस हैं, तैयारा साजिश तक केस नवाज शरीफ साहब ने भुगते, तो वो सारे दुरुस्त थोड़ी थे। सर सुन ले मेरी। जब आपने वॉल्यूम 10 बना के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू की, दुनिया के अंदर डंडोरा पीटा, चैनल्स को आपने हायर किया, कब्ज़ा किया फैज़ हमीद साहब के थ्रू कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, नवाज शरीफ की फैमिली को टारगेट करना है, उनके लोगों को टारगेट करना है। तो फिर कौम को बताते, फिर जजेस तो इन्हीं के थे ना। हम तो वहाँ पे नहीं अदालतों में बैठे हुए थे, इनके जज बैठे हुए थे। इनके वो 3 का वो जो पेड कम्बिनेशन था, वो तीनों के नरगे से ऑडियो याद आ गई, बाहर जाने नहीं देते। ऑडियो याद आ गई शहबाज शरीफ साहब की, जज साहब की, जो मियां साहब का पैगाम दे रहे थे। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं बात को? मैं बड़ी सादी सी बात पूछी आपसे। चले यार चल, अच्छा मेरी चले सादी बात, चल यार हम तो गलत हैं, तो आप भी गलत हो जाएंगे। आप तो इंसाफ का नारा लगा के आए थे, आप शेर अली गलत है जी,
तो आप भी गलत हो जाएंगे। मैं कोई गलत काम किया, आप हुकूमत में आके आप उसको फिर जारी रखेंगे, तो फिर किस चीज़ का मुआवजा आप मेरे साथ करते हैं? मुझे तो आप डाकू डिक्लेयर करके आप हुकूमत में आ गए, तो फिर मुझे डाकू डिक्लेयर करके अदारे आपके साथ है तो कौम को फिर निकालते उस नरगे से। बहुत शुक्रिया जी आबिद शेर अली सेनेटर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आगे बढ़ते हैं और पीएसएल में हैदराबाद और सियालकोट की दो नई टीमों की शमूलियत पर बात करते हैं, जिसके मालिकान ने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि पीएसएल में नई टीमों के लिए बोली का अमल टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाया गया, जिसकी शफाफियत इसका मुंह बोलता सबूत है और इससे गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग मिला। दो नई टीमों के आने से ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को फ़रोग होगा और नए टैलेंट को उभरने का मौका भी मिलेगा। उधर भारत का क्रिकेट से खिलवाड़ जारी है और खिलाड़ियों को इंतहा पसंद हिंदुओं से बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, जबकि उन्हें सरकारी सरपरस्ती में भी खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के बाद क्रिकेट टीमें भी भारत जाने को तैयार नहीं है। 7 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने सिक्योरिटी की वजूहात पर अपनी टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया है और अपने तमाम मैचेस भारत की बजाय श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। और इस सिलसिले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाबी खत में अपना मुतालबा दोहराया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। ये भी खबर है कि बीसीबी ने क्रिकेट टीम के अलावा मीडिया पर्सन्स और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी वीज़ों का मामला भी उठाया है, जबकि चंद रोज पहले भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को भी अपनी टीम से निकाल दिया, जिससे भारत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की सुपर लीग की 2 टीमों की बिडिंग वाले जितने भी वफ्द थे उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन इसमें मैं बाद में आपसे पूछता हूं, लेकिन असल जो मुद्दा है वो बांग्लादेश और आईसीसी का जो बना हुआ है और जो बांग्लादेश का बड़ा ज़बरदस्त स्टैंस है। और बात भी दुरुस्त है कि जब आप एक प्लेयर जो कोलकाता नाइट राइडर में जिसने खेलना था उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे और भारत का बोर्ड जो है वो बता रहा है कोलकाता नाइट राइडर को कि हम इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर बाकी टीम और बाकी सारे लोग 15 प्लेयर का स्क्वाड, बाकी मैनेजर A to Z पूरे लोग वो कैसे वहां फैसिलिटेट हो सकते हैं? इंटरनेशनली क्या सिनेरियो बिल्ट होता आपको नजर आ रहा है सर बांग्लादेश और आईसीसी का? देखें, ये बड़ी ना एक गंभीर सिचुएशन है और वो इसलिए है कि एक तो आईसीसी जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है। उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर वो इंडियन है और जय शाह साहब वहाँ पे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आप समझ लेंगे एक सब्सिडी बन गई आईसीसी जो है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, हम मानते हैं। टीम चाहे जितनी मर्जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में compete करता है, फाइन, हमने ये भी मान लिया, लेकिन आप हेगेमोनिक प्रेजेंस नहीं रख सकते क्योंकि आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 12 उनका एक वोट है इंक्लूडिंग इंडिया। राइट। तो अब हो क्या रहा है कि वो पावर अब्यूज करने लगे। पाकिस्तान ने बहुत ही आला जो है वो डिसीजन करवाया था आईसीसी से जब चैंपियंस ट्रॉफी में दे रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान इंडिया। तो अब पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा, वो भी कहता हम इंडिया नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश का आपने जिस तरह बोला, यार आप एक मुस्तफिजुर रहमान की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उनके इबाम बिल्कुल ठीक है, 15 को कैसे देंगे? फिर इतनी उनकी हिपोक्रेसी है कि उनकी वो जो एक्स प्रीमियर है उनको अब उन्होंने इंडिया में संभाल के रखा हुआ है। ठीक हो गया। सो एक आपको नजर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियाटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियाटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि ये आइसोलेट हो जाएंगे। और बांग्लादेश का जो स्टांस है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का फ़र्क मैं बता देता हूँ, नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे ना जाइएगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो है, आपने देखा होगा कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रख के मैचेस कराए जाते हैं और ब्रॉडकास्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की और इवन ये जो आपके प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया का एक नहीं तो 2 मैच हो जाएं। ठीक है, तो ये एक रेवेन्यू जनरेटर है पाकिस्तान, तो इनकी एक प्रेजेंस है। लेकिन बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं।
और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें। तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो नहीं करेगा, लेकिन बैक एंड पे डेफिनेटली बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा और करना भी चाहिए। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर बांग्लादेश का, जिस तरह सुनने में आ रहा है कि आईसीसी कहने जा रहा है कि आप या इंडिया में खेलें या पॉइंट्स फोरफीट करें, अगर आप पॉइंट्स फोरफीट कराते हैं, बांग्लादेश तो जो गवर्नमेंट का स्टांस है, 17 उनके डायरेक्टर्स है बोर्ड पे बीसीबी के जिन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बैन कर दिया आईपीएल की ट्रांसमिशन भी, उन्हें बैन कर दिया आईपीएल की तशहीर भी इनसाइड बांग्लादेश। तो वो तो नहीं जाने वाले इंडिया में खेलने वाले। अगर वो, अभी उन्होंने दोबारा भी लिखा है, अगर वो नहीं खेलते इट विल बी क्रिकेट्स लॉस, क्योंकि वो एक फुल मेंबर है, वन ऑफ द 12। और आप उनकी परफॉर्मेंस या उनकी एबिलिटी में ना जाएं, बट उनकी प्रेजेंस, तो इसका मतलब है आप क्रिकेट को पोलराइज करने जा रहे हैं। और अगर क्रिकेट पोलराइज हो गई तो ये तो अगर इसके किस्म की डॉक्टर साहब, आईसीसी इस तरह का कोई प्रेसिडेंट है पहले माजी में क्रिकेट की फील्ड में कि आईसीसी ने इस तरह का सलूक रखा हो, रवा रखा हो, या आप समझते हैं कि फाइनली आईसीसी जो है वो फिर बांग्लादेश की बात मानेगी भी, सुनेगी भी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है, और फिर अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया में तो पाकिस्तान के साथ मोस्टली अफगानिस्तान का नाम चलें, आप अभी एक सेकंड के लिए उससे पॉज कर दें, बाकी तो सारे। जी प्लीज। नहीं, अब श्रीलंका भी वर्चुअली लैप डॉग है इंडिया का बीसीसीआई का, क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वहाँ पे, वो बहुत सारी उनको हेल्प की जाती है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स दिए जाते हैं उनको और मैचेस दिए जाते हैं। सो पाकिस्तान के साथ इस वक्त सिर्फ यहाँ पे एशिया में बांग्लादेश ही है, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अब इस चीज़ को देख रही हैं। मैं अभी आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा था, अगर आईसीसी का यही रवैया और सलूक रहा और इसकी आउटकम फिर ठीक नहीं होगी, फिर इसका जो फॉल आउट होगा वो पैरेलल बॉडी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये वोटों पे चलती है फुल मेंबर्स के। सो एट द एंड ऑफ द इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को मानना चाहिए, और अगर आईसीसी नहीं मानेगी, क्योंकि पीछे प्रेसिडेंस है कि ऑस्ट्रेलिया और जो है अपना वेस्ट इंडीज की टीमें वो नहीं गई थी श्रीलंका वर्ल्ड कप 1996 में, तो पॉइंट्स फोरफीट किए थे। और इसी तरह इंग्लैंड और जिम्बाब्वे, इंग्लैंड नहीं गया था तो उन्होंने भी पॉइंट्स फोरफीट किए थे, जिम्बाब्वे को भी तंबीह हुई थी। सो क्रिकेट इज मच बिगर देन दिस, और होश के नाखून लेने चाहिए बीसीसीआई को भी, और ये पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट करना बंद करें, वरना आप क्रिकेट के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और डेविस्टेट करेंगे। तो कितने फीसद चांस है कि जो बात आप कर रहे हैं बात उसी तरफ ही जाए, या इसमें क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है, उनके एक प्लेयर के साथ ये सलूक हो चुका, पूरी दुनिया ने इसे रिपोर्ट किया, और जब इन्होंने आईसीसी को लिखा तो उसकी बुनियाद पे सारे शाहिद रखे सामने, तो कितने फीसद चांस है कि बांग्लादेश की भी सुनी जाए और उसी तरह ही बात आगे बढ़े जैसे बांग्लादेश चाह रहा है? देखिए, मेरिट पे तो वही होना चाहिए जो बांग्लादेश चाह रहा है। राइट। और बांग्लादेश को, इनको वेन्यू, ठीक है, हम मानते हैं कि बीसीसीआई ने होटलिंग करवाई होगी, लॉजिस्टिक्स होंगे, ट्रैवलिंग होगी, वो शिफ्ट करना, कितने मैचेस श्रीलंका में हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बांग्लादेश चाह रहा है वो होना चाहिए। और मुझे बहुत 30% चांस लग रहे हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान के साथ और कितने क्रिकेट बोर्ड हैं जो इस चीज़ को इनकरेज करेंगे कि बांग्लादेश को खेलना चाहिए और पॉइंट फोरफीट नहीं करने चाहिए, उनकी बात माननी है। तो आईसीसी को प्रेशर से जो है वो आएगा, तो वो आएगा कि अगर ये टॉप बोर्ड जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये भी कहते हैं कि नहीं जी, आई थिंक कि वो रीजनेबल है बांग्लादेश का स्टांस। अभी तक कोई ऑफिशियल हैंड आउट आया नहीं और अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं, लेकिन आई पर्सनली फील कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ सेटल होती इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब, आपके तजर्बे की रोशनी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो नाम भी आपने गिनवाए, इनका कितना चांस है इस मुद्दे को लेकर? प्रेसिडेंट क्या है, ये कितना खड़ा हो सकते हैं बांग्लादेश के साथ? उन्होंने पाकिस्तान को तो सपोर्ट किया था, लेकिन मैंने आपको बताया पाकिस्तान रिमेन्स अ वाइटल कॉग। ये जो एशिया कप अभी हुआ था T20 रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे उन्होंने ट्रॉफी का ड्रामा किया था इंडिया ने, 3 मैच इंडिया के साथ रखे हमारे, 3 मैच थे। तो 3 मैच इसलिए थे ब्रॉडकास्टर्स की वजह से। यस यस। तो अगर तो ये पाकिस्तान का इस वक्त वजन काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बीइंग अ वाइटल कॉग इन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री क्रिकेट की। तो अगर तो पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब आप एक और चीज़ देखो ना, जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें जो प्लेयर्स आते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है वो उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स को भी मिलता है। तो ये सारी मनी गेम है, कॉन्ट्रैक्ट्स की गेम है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो एट द एंड ऑफ द डे
पाकिस्तान भी जो है इस वक्त इंटेग्रल और इम्पोर्टेंट है, और ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान कितना स्विफ्टली जो है इन बोर्ड्स को कोशिश कर सकता है कि वो आईसीसी को कंपेल करें कि बांग्लादेश की बात मानी जाए। लेकिन इसमें जरा थोड़ा सा थिन लाइन आ जाती है, और वो ये है कि उनके भी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि क्रिकेट इस तरह जो है वो डिवाइड हो जाएगी, और ये कोई अच्छा नहीं है मुस्तकबिल के लिए, इंटरनेशनल गेम के लिए और इंटरनेशनल स्पोर्ट के लिए। दूसरा डॉक्टर साहब, पीएसएल को लेकर बिडिंग का प्रोसेस भी सारे एनालिस्ट सारे लोग जो हैं वो मुबारकबादें दे रहे हैं, पीसीबी को भी, मोहसिन नकवी साहब को भी, और इसका शुमार अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कितना ये ज़बरदस्त इंटरनेशनली इसको शोहरत भी मिल रही है पीएसएल को। आप अब किस नज़र से देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब से सुपर लीग की दोनों टीमों की जो बिडिंग जीतने वाली फर्म्स हैं उन्होंने भी कुछ देर पहले मुलाकात आज की, आपका क्या टेक है सर? देखें, जहाँ तक तो ये ऑक्शन था, इट वॉज ब्रिलियंटली ऑर्गेनाइज्ड, वसीम अकरम ने कमाल कंडक्ट किया है, और वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड वेल डन पाकिस्तान सुपर लीग। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप पाकिस्तान रुपीस में देखते हैं, और एक अगर आपकी 110 मिलियन की जो बेस प्राइस थी उसके ऊपर हैदराबाद जो है, ये जो फवाद सरवर साहब हैं, ही पिक्ड इट अप एट 1.75 बिलियन। और फिर जो दूसरी बेस प्राइस आई वो 1.7 बिलियन आई, जो कि पीसीबी ने दी, और उसमें फिर 1.85 बिलियन पे सियालकोट उठाई ओजी डेवलपर्स ने। यहाँ तक तो ये अमेजिंग है, और ये बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट लगता है कि बहुत फल फूल रही है पाकिस्तान सुपर लीग, और हमारा है भी सोशल इंट्रोडक्शन, और ये एक्सपेंशन भी हो रही है, ना सिर्फ 2 फ्रेंचाइजेज आ रही हैं, बट वो एक एग्जॉर्बिटेंट नंबर पे, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों का ख्याल था कि ये 1.4 1.5 बिलियन पे जाके बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी आनी है। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, सर ये दोनों बाहर की कंपनीज हैं टेक्निकली, वो ठीक है ओजी डेवलपर्स पाकिस्तान में काम करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे स्टेक्स बाहर हैं। तो इफ़ यू अर्न इन डॉलर्स, तो अब अगर आप देखें ये हैदराबाद जिन्होंने उठाई है, ये जो एफकेएस ग्रुप है, किंग्समैन ग्रुप, ये कोई 6.25 मिलियन डॉलर बनते हैं। और अगर आप देखें जो 1.85 बिलियन ओजी डेवलपर्स ने उठाया, ये 6.55 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। ठीक हो गया? जी। अब अगर हम इंटरनेशनल करेंसी में देखें, क्योंकि 2019 के बाद आपने चेंज कर दिया था यूएस डॉलर से, इकॉनमी को देखते हुए, डॉलर की पैरिटी को देखते हुए रुपये के साथ, तो अगर हम ये देखें तो 2019 में जो आलमगीर तरीन, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, उन्हें जो मुल्तान सुल्तान उठाई थी वो 6.15 मिलियन डॉलर में उठाई थी। तो उस लिहाज से तो जो एस्केलेशन सालों में वो बहुत कम आपको नजर आती है, अगर मैं इंटरनेशनल करेंसी में बात करूं। ठीक ठीक। लोकल करेंसी में फैंटास्टिक आपको नजर आता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि रुपीस में जब आप बात करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक जश्न मनाया जा रहा है, दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि लाहौर कलंदर की जो वैल्यू हुई है असेसमेंट, वो 670 मिलियन हुई है, और 640 मिलियन कराची किंग्स की है, और पेशावर ज़ल्मी की 490 मिलियन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की 480 मिलियन है, कोयटा ग्लैडिएटर्स की 34 मिलियन है। तो उसके बाद अगर आप देखें 340 मिलियन है। तो अगर आप ये देखें तो डॉलर टर्म्स में 2.39 मिलियन की लाहौर कलंदर बनती है, 2.29 मिलियन की कराची किंग्स बनती है, 1.71 की पेशावर ज़ल्मी बनती है, 1.75 की इस्लामाबाद यूनाइटेड बनती है, और 1.29 मिलियन की कोयटा ग्लैडिएटर बनती है। मुल्तान की तो अभी आपकी वैल्यू उसमें लगी नहीं, वैसे वो भी डाउन आके 3.85 मिलियन उसकी प्राइस निकलती थी। तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं, जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, इफ़ यू गिव मी अ सेकंड, उसमें ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो अगर 1.1 मिलियन डॉलर पर ईयर है, तो अब उसकी वैल्यू जो हो गई, पहले 1.1 मिलियन असेसमेंट हुई थी उसकी 2016 के बाद, तो अभी जो उसकी वैल्यू 1.3 1.4 है, इसका मतलब उसने 20 से 30% ग्रोथ की है। ये अब कोयटा जो सबसे छोटी टीम थी उसने ग्रोथ की है। पेशावर ज़ल्मी को अगर हम देखते हैं, उन्होंने भी 10 से 15% ग्रोथ की है। कराची किंग्स जो है वो लाहौर कलंदर, ये फ्लैट गए हैं, इनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो अब एक चीज़ तो ये अखज़ आप कर लें कि जब आप मुल्तान सुल्तान लॉस में गया था बिकॉज ऑफ द अमाउंट, जो एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट पे उन्होंने ये फ्रेंचाइजेज उठाई थी। अच्छा, अब एक और जो हमारी इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन आता है हमारी इकॉनमी का, और जो हमारी यूएस डॉलर डिस्पैरिटी, 108 रुपए का डॉलर था जब 2015 में ये फ्रेंचाइजेज फर्स्ट टाइम आई थी। तो यू विल बी शॉक टू नो कि उस वक्त जो इनकी वैल्यू थी 26 मिलियन डॉलर की
कराची किंग्स थी, $25.1 मिलियन की लाहौर कलंदर थी, $16 मिलियन पेशावर ज़ल्मी, 15 मिलियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 11 मिलियन कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन इसी वजह से ये चेंज किया गया था पाक रुपीस में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।